जय हिंद, नमस्कार। सिविल सेवा के सभी प्रतिभागियों को, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं को मेरे तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामना। इकोनॉमिस्ट उदयभान सिंह चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। मित्रों, आज हम आपके साथ चर्चा पर चर्चा करने जा रहे हैं कुछ मौद्रिक अवधारणाओं का। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि मौद्रिक अवधारणाओं को कई लेक्चर्स में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने आपके साथ बैंक दर को, नगद आरक्षित अनुपात को डिस्कस किया था। आज उसी सीक्वेंस को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे संविधिक तरलता अनुपात। कल हमने आपके साथ, कल का मतलब पिछले लेक्चर्स में हमने आपके साथ डिस्कस किया था नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात पिछले टर्म्स पर, पिछले लेक्चर्स में मैंने यह डिस्कस किया था। आज इसी सीक्वेंस में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं संविधिक तरलता अनुपात। संविधिक तरलता अनुपात। संविधिक तरलता अनुपात SLR, संविधिक तरलता अनुपात। इस पर हम चर्चा पर चर्चा आपके साथ करेंगे। देखिए, केंद्रीय बैंकों द्वारा बैंकों पर नियंत्रण रखने के लिए बैंकों का कार्य सही तरीके से संचालित हो। बैंकों में जनता का पैसा होता, जनता के द्वारा जमा किया गया धन होता, तो जनता के धन की सुरक्षा करना भी केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी है। बैंकों पर नियंत्रण रखना, बैंकों के सम्मुख वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने का दबाव डालना, लोगों के धन का दुरुपयोग न हो, इन सब को देखते हुए केंद्रीय बैंक अनेक पैरामीटर्स बनाया जिसके माध्यम से बैंकों पर वह नियंत्रण रखती है, बैंकों की कार्य प्रणाली पर नजर रखती है। ऐसे में ही एक प्रमुख अवधारणा है संविधिक तरलता अनुपात, जिसे अंग्रेजी में हम स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, संविधिक तरलता अनुपात कहते हैं। संविधिक तरलता अनुपात को सभी वाणिज्यिक बैंकों को, सभी अनुसूचित बैंकों को वित्तीय संस्थाओं को अनुपालित करना होता, इसका अनुपालन करना पड़ता। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि संविधिक तरलता अनुपात क्या, व्हाट इज स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जब मैंने पिछले टर्म पर नगद आरक्षित अनुपात आपके साथ डिस्कस किया था तो कहा था कि सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल नगद जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना होता। यह निश्चित प्रतिशत कितना होगा, इसका निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक करती है। उसी प्रकार संविधिक तरलता अनुपात भी एक विशेष
अनुपात है सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं में नकदी जमा भी होगी, कुल जमाओं में गैर नकदी जमा भी होगी। सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का अर्थात नकदी और गैर नकदी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत केंद्रीय बैंक अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास या आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार उसे आरबीआई के पास रखना अनिवार्य होता है। तो इसी को संविधिक तरलता अनुपात कहा जाता है। नगद आरक्षित अनुपात में केवल कैश की बात होती है, तो संविधिक तरलता अनुपात में कैश और नॉन कैश दोनों डिपॉजिट की बात होती है। हमने कहा कि सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत प्रतिभूतियों के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार अपने पास रखना होता है। सामान्यतया भारतीय बैंक इसे अपने पास ही रखते हैं, कभी कभी आरबीआई इसको भी अपने पास जमा करवा लेती है। संविधिक तरलता अनुपात कितना होता? देखिए, जनवरी 2007 के पहले संविधिक तरलता अनुपात की मिनिमम सीमा 25% और अधिकतम 40% निर्धारित की गई थी। मिनिमम 25% और अधिकतम 40% निर्धारित की, मिनिमम 25 मैक्सिमम 40% निर्धारित की गई थी। मतलब आरबीआई 25% से कम नहीं कर सकती थी, आरबीआई 40% से अधिक नहीं कर सकती थी, 40% से अधिक नहीं कर सकती थी। तो लेकिन 2006 में आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में संशोधन करके आरबीआई को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भी सीमा तक इसे कम या अधिक कर सकती। अब एसएलआर की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है, कोई अधिकतम सीमा नहीं है। अब आरबीआई द्वारा किसी भी सीमा तक इसको निर्धारित किया जा सकता है। आरबीआई द्वारा इसको किसी भी सीमा तक निर्धारित किया जा सकता है। क्लियर हुआ? अब हम आगे बढ़ते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा कि एसएलआर का निर्धारण कौन करता है? तो एसएलआर का निर्धारण केंद्रीय बैंक करता है। एसएलआर की न्यूनतम सीमा क्या है? एसएलआर की कोई न्यूनतम सीमा फिक्स नहीं है। एसएलआर की अधिकतम सीमा कितनी है यह भी निश्चित नहीं है। 2007 के पहले निश्चित थे, अब नहीं। एसएलआर को क्या केवल कैश के रूप में रखना? नहीं, एसएलआर को प्रतिभूतियों के रूप में रखना होता है। एसएलआर में केवल कैश सम्मिलित होता है? उत्तर नहीं होना चाहिए। एसएलआर में नकदी और गैर नकदी दोनों को ध्यान में रखा जाता। अंडरस्टूड? तो अभी हम एसएलआर आपको बताएं। एसएलआर हो या सीआरआर हो, इसके माध्यम से केंद्रीय बैंक बैंकों की साख सृजन क्षमता को डायरेक्ट प्रभावित करने का काम करती है। आइए थोड़ा इस पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम कर लिए आपसे पूछा जा। सीआरआर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सीआरआर के संदर्भ में
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। से आर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, CRR के कम होने पर साख सृजन भी कम होगा। यह प्रश्न है और पहला ऑप्शन। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, CR में वृद्धि होने पर ब्याज दर में भी वृद्धि होती है। ब्याज दर में भी वृद्धि होती है। तीसरा, CRR में कमी होने पर मुद्रास्फीति कम होती है। मुद्रास्फीति कम होती है। यह 3 स्टेटमेंट है। आपसे पूछ लिया जाए कि उपरोक्त में कितने कथन सही, उपरोक्त में कितने कथन सही हैं? कथन सही है। स्टेटमेंट केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी तीन, सभी तीन, सभी चार, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, सभी चार। तो अब हम आते, यह विकल्प है, आपसे हम पीछे आते। हमने पहला स्टेटमेंट क्या लिखा कि CRR के कम होने पर साख सृजन कम होगा। तो मित्रों यह गलत है। जब CRR में कमी होती है तो CRR में कमी होने पर बैंकों के पास कैश की उपलब्धता बढ़ जाती है। जब कैश की उपलब्धता बढ़ जाती है तो बैंकों के द्वारा अधिक साख सृजन किया जाएगा। जब बैंकों के पास कैश अधिक होगा तो अधिक साख सृजन। तो CRR में कमी होने पर साख सृजन बढ़ेगा। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, CRR में वृद्धि होने पर ब्याज दर में वृद्धि होती है। यह स्टेटमेंट भी सही नहीं है। CRR बढ़ा करके केंद्रीय बैंक बैंकों की ऋण देने और ऋण लेने की क्षमता को प्रभावित करती है बढ़ा घटा करके। यह डायरेक्टली ब्याज दर से संबंधित नहीं है। तो यह हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि CRR में वृद्धि होने पर ब्याज दर में वृद्धि होगी। ये अगर फिर इसके बाद CRR में कमी होने पर मुद्रास्फीति कम होगी, यह भी गलत है। CRR में जब कमी होगी तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, क्योंकि CRR में लंबे समय तक कम रहता है तो बाजार में तरलता बढ़ेगी। जब तरलता बढ़ेगी तो मांग सृजन अधिक होगा, डिमांड अधिक होगी। डिमांड अधिक होगी तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, वस्तुओं के दामों में वृद्धि होगी। तो क्लियर। तो जो हमारा ऑप्शन था
तो इसमें कोई भी ऑप्शन, इसको थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं ऑप्शन को, इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। यह 4 है तो तीनों ऑप्शन गलत थे, तो हमारा उत्तर क्या बना? डी बनेगा। तो सीआरआर में कम होने पर आगे चल करके मुद्रास्फीति उत्पन्न हो सकती है। तो सीआरआर में कमी से मुद्रास्फीति कम नहीं होगी, बल्कि फ्यूचर में बढ़ने की संभावना होती है। सीआरआर में कमी से बैंकों की साख सृजन क्षमता बढ़ती है। अब हम आगे आते हैं, अगला प्रश्न हम आते हैं, वेरिएबल रिजर्व रेशियो। वेरिएबल रिजर्व रेशियो जो होता है, ये एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है जो CRR प्लस SLR के योग के बराबर होता है। CRR एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है जो CRR प्लस SLR के बराबर होता है। क्लियर हुआ? यह इन दोनों के मान पर वेरिएबल रिजर्व रेशियो निर्धारित करता। जब वेरिएबल रिजर्व रेशियो अधिक होगा तो साख सृजन कम होगा। जब वेरिएबल रिजर्व रेशियो अधिक होगा तो बैंकों के पास कैश क्या होगा? बैंकों के पास इसके बैंकों के पास संसाधन में कमी होगी। बैंकों के पास संसाधन, विशेषतः कैश, नकदी की उपलब्धता, नकदी की उपलब्धता कम होगी संसार। तो ऐसी स्थिति में साख सृजन क्या होगा? कम होगा। साख सृजन कम होगा। साख सृजन जब कम होगा तो निवेश क्या होगा? कम होगा। निवेश कम होगा तो मांग कम होगी। मांग कम होगी तो मुद्रास्फीति में गिरावट आएगी। यह होता वेरिएबल रिजर्व रेशियो। तो वेरिएबल रिजर्व रेशियो के माध्यम से भी केंद्रीय बैंक द्वारा जो है इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता, मतलब साख सृजन को कभी प्रमोट किया जाता तो कभी वह हतोत्साहित भी किया जाता। अब हम आगे आते हैं, खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, यहां से अक्सर प्रश्न पूछे गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, दोनों जगहों पर यहां से प्रश्न पूछे गए। आपसे पूछा जा व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि खुले बाजार की क्रियाओं से आशय, खुले बाजार की क्रियाओं से आशय सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से है। खुले बाजार की से क्रियाओं से क्या आशय? तो इसका आशय खुले बाजार की क्रियाओं से आशय सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से। तो आप कह सकते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब प्रश्न उठता है कि व्हाट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या? प्रतिभूति शब्द बहुत अधिक व्यापक है। यह टेंजेबल भी होता है, इनटेंजेबल भी होता है। यह मूर्त भी होता है और अमूर्त भी होता है। हम और आप जो बोलते हैं, किसी से कमिटमेंट करते हैं, वह भी एक सिक्योरिटी के रूप में हो सकता है। अर्थशास्त्र की हम बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था में प्रतिभूति एक विशेष प्रकार का
वित्तीय प्रपत्र होता है। अर्थव्यवस्था में प्रतिभूति एक विशेष प्रकार का वित्तीय प्रपत्र होता है। अर्थव्यवस्था में प्रतिभूति एक विशेष प्रकार का वित्तीय प्रपत्र होता है, जिसके माध्यम वित्तीय प्रपत्र होता जिसे सरकार के बिहाफ पर केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है और धन की प्राप्ति की जाती है। तो प्रतिभूति अर्थव्यवस्था में धन प्राप्त करने का एक माध्यम है। धन प्राप्त करने संबंधी एक दस्तावेज है। इसे सरकार के बिहाफ पर केंद्रीय बैंक द्वारा सामान्यतः जारी किया। हमने कहा कि खुले बाजार की क्रियाओं से क्या आशय, तो खुले बाजार की क्रियाओं से आशय सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय से। खुले बाजार की क्रियाओं से आशय सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय से है। अब प्रश्न उठता है कि खुले बाजार की क्रियाओं का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? खुले बाजार की क्रिया किन किन परिस्थितियों में अपनाई जाती है? तो खुले बाजार की क्रिया का उद्देश्य बाजार में तरलता को प्रभावित करना है, बाजार में नकदी के फ्लो को प्रभावित करना, बाजार में स्फीतिक दशाओं को नियंत्रित करना। तो खुले बाजार की क्रिया स्फीतिक दशाओं को नियंत्रित करने के लिए, स्फीतिक दशाओं को प्रॉपरली रेगुलेट करने के लिए चलाई जाती है। खुले बाजार की क्रिया से हम मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करते हैं। खुले बाजार की क्रिया से हम बाजार में नकदी के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। खुले बाजार की क्रिया से हम बाजार में नकदी की मात्रा को बढ़ाते और घटाते हैं। अंडर स्टोर। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इस प्रश्न पर आते हैं कि खुले बाजार के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय किन परिस्थितियों में? यहाँ पर दो होता है, क्रय भी होता है, विक्रय। तो जब भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करती है, हमने कहा सरकारी प्रतिभूतियों का किन परिस्थितियों में किया जाता? पहले क्रय और विक्रय दोनों की बात करते हैं। तो देखो, जब बाजार में स्फीतिक दशाएं इस प्रतिकूल होती, मतलब मुद्रा स्फीति अधिक होती है, तो ऐसी स्थिति में आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को बेचा जाता है। जब मुद्रा स्फीति अधिक होती है, स्फीतिक दशाएं प्रतिकूल होती है, बाजार में नकदी बढ़ जाने के कारण मांग अधिक होती है, तो मांग अधिक होने के कारण मुद्रा स्फीति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और तो उस नकारात्मक प्रभाव से समाज और अर्थव्यवस्था दोनों पर प्रभाव पड़ता। तो इससे बचने के लिए, इससे बचाने के लिए आरबीआई द्वारा खुले बाजार की क्रिया अपनाए। हमने कहा ओपन मार्केट ऑपरेशन स्फीतिक दशाओं को नियंत्रित करने के लिए। यहाँ पर प्रतिभूतियों का विक्रय जब आरबीआई करती है, तो आरबीआई के द्वारा बेची जाने वाली प्रतिभूतियों को वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा, वित्तीय संस्थाओं के द्वारा और उनके माध्यम से आम लोगों द्वारा खरीदा जाता है। जब ओपन मार्केट ऑपरेशन में प्रतिभूतियों को आरबीआई खरीदती है, आरबीआई बेचती है, आरबीआई बेचती है, तो लोग इसे खरीदते हैं, वाणिज्यिक बैंक खरीदते हैं,
तो ऐसी स्थिति में प्रति पैसा बाजार से आरबीआई की तरफ आता है। बाजार में नकदी की कमी होती है, बाजार में तरलता की कमी होती है। देखो अब चार्ट में देख लो, जब प्रतिभूतियां आरबीआई बेचती है, आरबीआई प्रतिभूतियां बेचती है, तो इस स्थिति में क्या होता, नकदी का फ्लो बाजार से आरबीआई की तरफ होता। यहाँ पर जो कैश का फ्लो होता है, कैश का फ्लो बाजार से, मतलब कैश का फ्लो इन मार्केट से आरबीआई की तरफ होता है, मार्केट से आरबीआई। जब कैश का फ्लो मार्केट से आरबीआई की तरफ होता तो मार्केट में कैश क्या होता, कम होता। मार्केट में कैश कम होगा तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। डिमांड जब कम होगी तो प्राइस क्या होगी, कम होगी। डिमांड कम होगी तो प्राइस कम होगी। क्लियर हुआ, यह स्थिति होती है। तो जब आरबीआई प्रतिभूतियां बेचती है तो आरबीआई से नकदी का फ्लो जो होता, आरबीआई के पास नकदी आती है और बाजार में नकदी का स्वाभाविक रूप में देखिए, जब हम अपनी कोई वस्तु बेच देते हैं तो पैसा हमारे पास आ जाता है, वस्तु हमारे हाथ से चली जाती है। तो प्रतिभूतियों को बेच करके आरबीआई बाजार में नकदी की मात्रा को प्रभावित करती है, बाजार में नकदी की मात्रा को कम करती है। नकदी की मात्रा को कम करके आरबीआई डिमांड को बढ़ाती, कम करती। जब डिमांड कम होगी तो मुद्रास्फीति कम। इसके विपरीत स्थिति में आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय किया जाता। जब बाजार में नकदी की मात्रा कम हो चुकी होती है, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने लिखा, जब बाजार में नकदी की मात्रा कम हो चुकी होती है तो नकदी की मात्रा कम होने के कारण बाजार में क्रेडिट क्रिएशन कम होता है, और बाजार में क्रेडिट क्रिएशन जब कम होता है तो ऐसी स्थिति में बाजार में तरलता कम होगी, कैश का फ्लो कम होगा। कैश का फ्लो कम होगा तो इस स्थिति में क्या होगा, कैश का फ्लो जब कम होगा तो इस स्थिति में डिमांड कम होगी। डिमांड कम होगी तो प्राइस कम हो जाती है मंदी की स्थिति में। लेकिन लंबे समय तक बाजार में गतिहीनता को रखना उपयुक्त नहीं है। तो बाजार में जब नकदी नहीं होती है तो आर्थिक गतिविधियां ठप हो जाती हैं। तो इस स्थिति में आरबीआई द्वारा खुले बाजार की क्रिया के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों को वापस क्रय करती। जब आरबीआई प्रतिभूतियां खरीदती हैं तो नकदी का प्रवाह आरबीआई से बैंकों की तरफ होता है। जब आरबीआई प्रतिभूतियां खरीदती हैं तो नकदी का प्रभाव आरबीआई से बैंकों के तरफ होता है, बाजार की तरफ होता। बाजार में नकदी बढ़ने लगती। जब आरबीआई प्रतिभूतियां खरीदती है तो बैंकों को भुगतान करती हैं तो बैंकों के पास कैश अधिक जाता। जब बैंकों के पास कैश अधिक जाता है तो ऐसी स्थिति में बैंक अधिक क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। जब बैंक अधिक क्रेडिट क्रिएशन करते हैं तो इसके कारण बाजार में निवेश बढ़ता, तरलता बढ़ती है, मांग उत्पन्न होती है और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत
जब आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियों को बेचा जाता है तो मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है। जब आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियों को खरीदा जाता है तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है। कब आरबीआई प्रतिभूतियों को बेचेगी, कब खरीदेगी, यह सब कुछ डिपेंड करता है किस पर? स्फीतिक दशाओं पर। बाजार में मुद्रा स्फीति की स्थिति क्या है, इस पर यह निर्भर करता है कि आरबीआई प्रतिभूतियों को कब बेच रही है, कब प्रतिभूतियों को खरीद रही है। क्लियर हुआ? आपसे पूछा जाए कि खुले बाजार की क्रिया के बारे में अंतिम निर्णय कौन लेता, तो खुले बाजार की क्रिया में अंतिम निर्णय आरबीआई द्वारा लिया जाता। खुले बाजार की क्रिया के अंतर्गत अल्पकाल के लिए, खुले बाजार की क्रिया के अंतर्गत दीर्घकाल के लिए प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता। आपसे प्रश्न पूछा जा कि खुले बाजार की क्रिया केवल एक मौद्रिक उपकरण है, तो आपका उत्तर होना चाहिए नहीं। जो मैंने प्रश्न में लिखा है कि क्या खुले बाजार की क्रिया केवल मौद्रिक उपकरण है, तो आपका उत्तर होना चाहिए नहीं। खुले बाजार की क्रिया मौद्रिक उपकरण होने के साथ साथ राजकोषीय उपकरण भी है, क्योंकि इसमें आरबीआई सरकार के बिहाफ पर प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय करती है। जब वह प्रतिभूतियां बेचती है तो उससे जो पैसा उसे मिलता है उसे राजकोष में जमा करती है। क्लियर हुआ? आपसे पूछा जाए कि खुले बाजार की क्रिया के माध्यम से आरबीआई एक तरफ मुद्रा की आपूर्ति करती है तो दूसरी तरफ धन प्राप्त करके राजकोष में जमा करती है, इसलिए यह राजकोषीय उपकरण भी है। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी मित्रों हमने डिस्कस किया खुले बाजार की क्रिया क्या है, नगद आरक्षित अनुपात क्या है, संविधिक तरलता अनुपात क्या है, बैंक दर क्या है, और नगद आरक्षित अनुपात, संविधिक तरलता अनुपात, वेरिएबल रिजर्व रेशियो, इन सब के बारे में डिस्कस किया। खुले बाजार की क्रिया के ही दो अंग हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेपो और एंड रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो, रेपो और रिवर्स रेपो, इस पर अब हम चर्चा करेंगे। व्हाट इज रेपो? हमने कहा कि खुले बाजार की क्रिया से ही संबंधित रेपो और रिवर्स रेपो। खुले बाजार की क्रिया में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता, तो यहाँ पर भी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता। एक क्रय से संबंधित, दूसरा विक्रय से। अब आइए, हम रेपो का पूरा नाम क्या है? रेपो का पूरा नाम रीपरचेजिंग ऑप्शन, पुनर्क्रय विकल्प, मतलब पुनः खरीदने का एक अवसर, एक विकल्प हमारे पास है, रीपरचेजिंग ऑप्शन। अभी हमने इन दोनों के बारे में एक सेंटेंस बताया, रेपो एंड रिवर्स रेपो आर टू टूल्स ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। यह ओपन मार्केट ऑपरेशन के दो टूल्स हैं। क्लियर हुआ यह पॉइंट? आगे अब हम बढ़ते हैं, रेपो क्या है।
आपका ना रेपो इज ए कंडीशनल अग्रीमेंट। आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज रेपो, तो आपका ना रेपो इज ए कंडीशनल अग्रीमेंट, यह एक सशर्त समझौता है। किसके बीच यह समझौता है? यह समझौता केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंक या वित्तीय संस्थानों के मध्य होता है। रेपो एक सशर्त समझौता जो भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय भारतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को बीच होता है। क्लियर हुआ? वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच एक पक्ष आरबीआई होता है, दूसरा पक्ष बैंक और वित्तीय संस्थान जो ऋण लेने वाला वो होता। यह ऋण देने वाला और ऋण लेने वाला के बीच एक समझौता है। इस समझौते के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा इस समझौते के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरबीआई से अपनी प्रतिभूतियों को गिरवी रख करके ऋण प्राप्त किया जाता। सामान्य शब्दों में कहा जाता है कि रेपो के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक या वित्तीय संस्थान आरबीआई को अपनी प्रतिभूतियां गिरवी रख करके अपनी प्रतिभूतियां बेच करके ऋण प्राप्त करते, परंतु शर्त यह होती है कि उन्हें एक निश्चित समय के बाद प्रतिभूतियों को वापस क्रय करने का विकल्प भी उनके पास होता। वह एक निश्चित समय के बाद प्रतिभूतियों को वापस भी क्रय कर सकते हैं। उनके पास एक निश्चित समय बाद प्रतिभूतियों को वापस क्रय करने का अधिकार भी होता है। क्लियर हुआ? यही शर्त होती कि एक कंडीशनल कि जब वाणिज्यिक बैंक अपनी प्रतिभूतियां आरबीआई के पास गिरवी रखेंगे और उससे ऋण प्राप्त करेंगे उसके आधार पर, तो एक निश्चित समय के बाद उन्हें प्रतिभूतियां वापस लेना पड़ता। सामान्य शब्दों में समझो कि जब हम कोई लोन लेते हैं, अपनी संपत्ति को गिरवी रखते हैं, तो एक निश्चित समय सीमा के बाद हम उसे वापस ले लेते हैं, पैसा जमा कर देते हैं, गिरवी रखी गई संपत्ति को वापस। यही रेपो में भी होता। एक बार फिर परिभाषा समझना। रेपो एक कंडीशनल अग्रीमेंट, रेपो एक सशर्त समझौता। इस समझौते के अनुसार कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आरबीआई के पास अपनी प्रतिभूतियां गिरवी रख करके ऋण प्राप्त करते हैं और उस प्राप्त ऋण पर जिस दर से ब्याज देते हैं उसे रेपो रेट कहा जाता। समझौते के शर्तों के अनुसार एक निश्चित समय बाद उन्हें अपनी प्रतिभूतियां वापस लेने का भी लेना होता। क्लियर हुआ? रेपो अति अल्पकाल, अल्पकाल और दीर्घकाल के लिए भी। पहले रेपो अल्पकाल के लिए ही था, लेकिन अब दीर्घकाल की भी अवधारणा आ चुकी है रेपो के संदर्भ। जब रेपो के अंतर्गत 24 घंटे के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता, जब रेपो के अंतर्गत केवल 24 घंटे के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड रेपो, अति अल्पकाल, वेरी शॉर्ट टर्म रेपो। जब रेपो के अंतर्गत 24 घंटे से कम के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता, तो इसे अति अल्पकाल रेपो कहा जाता। जब 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन इस तरह से
से 1 वर्ष से कम अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाता या 1 से 3 वर्ष के लिए उपलब्ध कराया जाता, तो यह अल्पकाल के अंतर्गत आता है। जब 7 दिन, 14 दिन, 28 इस तरह से उपलब्ध कराया जाता है तो इसे अल्पकाल में। जब 1 वर्ष से अधिक के लिए उपलब्ध कराया जाता है तो इसे दीर्घकालीन रेपो कहा जाता। तो रेपो अति अल्पकाल, अल्पकाल और दीर्घकाल तीनों के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग किया जाने लगता। रेपो के माध्यम से वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्थाएं आरबीआई से ऋण प्राप्त करते हैं। यहाँ पर जिस दर से उनके द्वारा ब्याज दिया जाता है उसे रेपो रेट कहा जाता। रेपो रेट को बढ़ा करके, रेपो रेट को घटा करके आरबीआई द्वारा तरलता के प्रवाह को प्रभावित किया जाता। बाजार में नकदी की मात्रा को प्रभावित किया जाता, कभी बढ़ाया भी जाता तो कभी घटाया जाता। रेपो रेट में अब देख रेपो रेट में जब वृद्धि कर दी जाती है तो ब्याज दर क्या होगी? बढ़ जाएगी। ब्याज दर बढ़ जाएगी तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, साख सृजन कम होगा, उधार लेने देने की प्रक्रिया कम होगी। जब क्रेडिट क्रिएशन कम होता है तो निवेश कम होता है, निवेश कम होगा तो मांग कम होगी, मांग कम होगी तो मुद्रास्फीति क्या होगी? इन्फ्लेशन क्या होगा? कमी आएगी, इन्फ्लेशन में कमी आएगी। तो आरबीआई यह निर्धारित करती है कि कब रेपो में वृद्धि की जाए, कब रेपो में कमी की जाए। तो रेपो में वृद्धि या कमी स्फीतिक दशाओं को देखते हुए, विकास के लिए धन की मांग को देखते हुए यह आरबीआई द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो रेपो रेट में आरबीआई ब्याज दर को बढ़ा भी सकती है और रेपो रेट में ब्याज दर को कम भी किया जा सकता है। यह एक कंडीशनल समझौता होता है। इसके अनुसार, इस समझौते के अनुसार वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय संस्थाएं आरबीआई से ऋण प्राप्त करते हैं। यहाँ पर उन्हें अपनी संपत्ति को गिरवी रखना पड़ता, जिसे बाद में एक निश्चित समय बाद उनके द्वारा वापस ले लिया जाता। अंडरस्टूड? आपसे कोई पूछता व्हाट इज रेपो, तो आप कहना रेपो एक समझौता है, कंडीशनल समझौता, जो भारतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों के बीच होता है। रेपो के माध्यम से वाणिज्यिक बैंक या वित्तीय संस्थान आरबीआई से एक निश्चित समयावधि के लिए ऋण प्राप्त करते हैं। ऋण प्राप्त करने के लिए उनको अपनी प्रतिभूतियां गिरवी रखनी पड़ती। प्रतिभूतियां गिरवी रख करके उनके द्वारा ऋण प्राप्त किया जाता। कंडीशन यह होती है कि एक निश्चित समय अवधि बाद वापस ले लेंगे। रेपो रेट का निर्धारण आरबीआई द्वारा किया जाता। रेपो रेट में वृद्धि करने पर बाजार में तरलता की कमी हो जाती है। रेपो रेट में कमी करने पर बाजार में तरलता बढ़ जाती है। रेपो रेट कब में बढ़ाया जाएगा, कब कम किया जाएगा, यह निर्भर करता है स्फीतिक दशाओं पर। बाजार में मुद्रास्फीति की स्थिति क्या है, बाजार में धन की मांग क्या है, बाजार में धन की उपलब्धता क्या, इन सब को देखते हुए रेपो की अवधारणा प्रयोग में जाती है। सामान्य तौर पर रेपो को अल्पकालीन कहा जाता।
रेपो और बैंक रेट में अंतर है कि बैंक रेट पर दीर्घ काल के लिए आरबीआई द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। बैंक रेट में पर कोई प्रतिभूतियां गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। रेपो रेट में प्रतिभूतियां गिरवी रखनी पड़ती है। तो दो अंतर, बैंक रेट दीर्घकालीन है, रेपो अल्पकालीन है। दोनों ब्याज दर से संबंधित है। रेपो में प्रतिभूतियां गिरवी रखनी पड़ती है, बैंक रेट में प्रतिभूतियां गिरवी नहीं रहती। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैंने आप सब लोगों को रेपो के बारे में पढ़ा, आपने ध्यान से सुना, इसलिए आपको हम धन्यवाद दे रहे हैं। आगे भी हमारी मौद्रिक अवधारणा जारी रहेगी, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। कल हम डिस्कस करेंगे रिवर्स रेपो रेट क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज क्या है, या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज क्या है, लॉन्ग टर्म रेपो क्या है, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो क्या है, ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। इकोनॉमिस्ट उदयभान सिंह चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दीपावली की एक बार पुनः अग्रिम शुभकामना। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।